Hello everyone, welcome you all to concept classes. Today I am going to start class 12th chemistry chapter 4 which is chemical kinetics. तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism. तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करते हैं। रिएक्शन रेट्स का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, कितनी धीरे हो रही है, मीन स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म का मतलब है कि रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं कि वेदर अ रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। थर्मोडायनामिक्स हमें यह बताता है कि क्या कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें थर्मोडायनामिक्स से ये नहीं पता चलता कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं। देखिए, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही फास्ट होती है। जैसे अगर आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो, अगर आप मैग्नीशियम को जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और वो रिएक्शन बहुत ही तेजी से होती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही स्लो होती है, काफी दिन लग जाते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, लोहे में जो जंग लगता है वो एक स्लो रिएक्शन होती है, काफी दिन या साल लग जाते हैं लोहे में जंग लगने में, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन। और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो मॉडरेट रेट से होती हैं, ना ही ज्यादा फास्ट होती ना ही ज्यादा स्लो होती, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करते हैं कि रिएक्शन कितनी तेज हो रही है या कितनी धीरे हो रही है। उसके बाद देखिए, सेकंड थिंग इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड क्या होती है तो आप स्पीड को कैसे डिफाइन करते हो कि एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डेट इज कॉल्ड स्पीड। इसी तरीके से जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब एक सेकंड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। ओके, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, जहां भी रेट वर्ड आ जाता है तो रेट हमेशा टाइम के साथ कैलकुलेट होता है कि एक सेकंड में कितना हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेकंड में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इतनी चेंज हो रही है, डेट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ज्यादा चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में तो रेट ज्यादा है, अगर कम चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में टाइम के साथ तो रेट कम है, ठीक है। और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट को, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपको पता है रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है, और द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, और किसी भी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस रेट से बढ़ रही है। तो हम रेट को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। अभी सब आपको समझ आ जाएगा, अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लेट 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट पी। तो हम मान के चलते हैं कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास और उस 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से हमें 1 मोल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। इफ R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P एट टाइम T1। देखिए, T1 टाइम पे तो हम मान के चलते हैं कि T1 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है, एंड R2 एंड P2 आर देयर कंसंट्रेशन एट टाइम T2। और जब टाइम T2 चेंज हो गया तो मान के चलिए T1 था 1 सेकेंड, एक सेकेंड जब था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है। और जैसे ही हमारा टाइम चेंज हो गया, T2 हो गया, मान के चलिए 3 सेकेंड हो गया, तो हमारी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो R2 हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, P2 हो गई। अब आप सोच रहे हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए 1 लीटर आप NaCl का सॉल्यूशन लेते हो, 1 लीटर आप नमक का सॉल्यूशन लेते हो, तो उसमें कितना NaCl प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। तो मान के चलिए 0.2 मोल्स हैं नमक के 1 लीटर सॉल्यूशन में।
तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई NaCl की 0.2 मोलर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए तो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की R1 थी और प्रोडक्ट की P1 थी, और T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, P2 हो गई। तो टाइम में कितना चेंज आया, पहले टाइम T1 था फिर टाइम T2 हो गया, तो चेंज इन टाइम कितना हो गया, T2 माइनस T1, आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए तो पहले जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन थी R1, और जैसे ही टाइम चेंज हुआ T2 टाइम हुआ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, R2 हो गई। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो गई, R2 माइनस R1। ठीक है, इसी तरीके से पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी, P1, फिर T2 टाइम हुआ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, P2 हो गई। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, P2 माइनस P1। अब ये आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रही है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन। मतलब अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट 1 मोल प्रेजेंट है, सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट है, तो हम उसे मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, 1 मोल नमक है, तो हम कहेंगे कि नमक की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलर है। ठीक है, तो जहां भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई देगी इसका मतलब कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। ठीक है, उसके बाद देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, तो आर मतलब हमारा रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपको पता है रिएक्टेंट हमेशा कम होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते जाते हैं, है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि रिएक्टेंट पूरे होते हैं और प्रोडक्ट जीरो होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, अब आपको पता है जो रिएक्टेंट है वो लगातार क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, वो लगातार गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो किस रेट से वो डिसअपीयर हो रहे हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो मान के चलिए 1 सेकंड में आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हुई, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा साइन जो ये होता है, ये डेल्टा साइन जो आप ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये डेल्टा साइन ये हमें बताता है चेंज। तो डेल्टा आर मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आना, अपॉन डेल्टा टी मतलब कितने टाइम में। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन टेल्स अस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट कम हो रहे तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, तो प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 थी फिर P2 हो गई, तो कितना चेंज आया, डेल्टा P चेंज आया, डेट इज P2 माइनस P1, और कितने टाइम में आ गया, T2 माइनस T1, डेट इज डेल्टा T, है ना। डेल्टा P क्या है आप देख सकते हैं ऊपर, डेल्टा P इज P2 माइनस P1 एंड डेल्टा T इज T2 माइनस T1, सो दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P। तो P कितना अपीयर हुआ है कैसे निकालोगे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और हमारा रिएक्टेंट कितना कम हुआ है कैसे निकालोगे, किस रेट से कम हुआ है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब आप कहोगे यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। देखिए नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम होती जा रही है, पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, मान के चलो स्टार्टिंग में हमारा जो रिएक्टेंट थे, स्टार्टिंग में हमारे पास जो रिएक्टेंट थे, स्टार्टिंग में मतलब R1, स्टार्टिंग में हमारे पास 100 रिएक्टेंट थे, 100 मोल जो भी लगा लो T1 टाइम पे, और जैसे ही टाइम बढ़ के T2 हुआ तो रिएक्टेंट आपको पता है कम होंगे, तो R2 हमारा मान के चलो 80 हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूंगा डेल्टा R रिएक्टेंट में कितना चेंज आया, तो आप कहोगे R2 माइनस R1 इतना चेंज आया, तो 80 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा, -20 आएगा। ओके, सो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, इसी तरीके से मान के चलिए कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी है, तो लेट अस टेक स्टार्टिंग में P1 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0 है, अभी तक मान के चलिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए, कब, जब टाइम T1 था, और जैसे ही टाइम T2 हो गया तो कितना प्रोडक्ट बन गया, 20 प्रोडक्ट बन गया। तो डेल्टा P कैसे निकालोगे आप, P2 माइनस P1 कितना आ गया, 20 आ गया, और कितने टाइम में, यहाँ टाइम 1 सेकंड था, मान के चलो यहाँ पे टाइम 3 सेकंड हो गया, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2,
तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो रेट कैसे निकाल दिया आपने यहाँ पे, रेट निकला है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करके, विच इज 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मोल्स पर सेकंड ये हमारा रेट निकल के आ गया। समझ आया आपको? अब देखिए ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे तो हमारा टाइम है, सो ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है। और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ आपको शो हो रहा है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। जैसे जब टाइम हमारा जीरो था, व्हेन टी इक्वल टू जीरो, तब हमारी कंसंट्रेशन क्या थी, कंप्लीट थी, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन थी। आर नॉट का मतलब क्या होता है कि जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन क्या है, फुल है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लगातार कम होती जा रही है। सीधी सी बात है ना, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट लगातार कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट हमारे लगातार बढ़ते जाएंगे। तो ये ग्राफ तो ये शो कर रहा है। और ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा होगा वाई एक्सिस पे और टाइम दिख रहा होगा एक्स एक्सिस पे। तो आपको पता है जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कितनी थी, जीरो थी, क्योंकि जब जीरो टाइम था तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बना था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होती जाएगी। ये दोनों ग्राफ आपको समझ आ गए? अब देखिए इस ग्राफ से हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। आप यहां देख सकते हो T1 टाइम, तो मान के चलिए जब टाइम T1 था तो T1 टाइम पे हमारी कंसंट्रेशन कितनी थी, C1 थी। इस ग्राफ को ढंग से एनालाइज करना आप, एनसीईआरटी में ग्राफ आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से ग्राफ लिया है। तो जब टाइम T1 था तो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है। और जब टाइम हमारा T2 हो गया तो T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कम हो गई, कितनी हो गई, C2 हो गई। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया तो आप कहोगे डेल्टा आर इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, और कितने टाइम में आया, T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा टी। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता है ना हम एवरेज लेते हैं ना, एवरेज कैसे लिया हमने, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 थी, T2 टाइम में कंसंट्रेशन C2 हो गई, तो एवरेज कैसे निकालते हो, डेल्टा आर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, डेल्टा टी से। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम एवरेज निकालते हैं, जब हम दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो ये जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके से इस ग्राफ पे आ जाइए आप। तो जब टाइम T1 था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C1 है, जब टाइम T2 हो गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C2 हो गई। अगर मैं आपसे कहूंगा रेट निकालो तो रेट कैसे निकालोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T करके निकालोगे। तो डेल्टा P मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, C2 माइनस C1। पहले C1 थी बाद में C2 हो गई, और कितना टाइम चेंज हुआ, T2 माइनस T1। तो यहां से आप एवरेज रेट निकाल लेते हो। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक सेकंड चीज देखिए, ये तो था जब टाइम T1 था और T2 था, उसके बीच में रेट क्या है हमारा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान के चलिए जब टाइम हमारा 10 सेकंड था, उस टाइम हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। अभी हम क्या बोल रहे थे कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 है, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2 है, दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो हमने दो पॉइंट्स ले लिए, उनके बीच का एवरेज निकाल दिया। लेकिन अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें रेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। मतलब मान के चलिए किसी टी टाइम पे अगर हमें रेट निकालना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये जो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट निकालते हैं इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस और एवरेज, इसमें एक डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो एवरेज होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी करके। लेकिन जब हम, ठीक है, तो ये हमारा एवरेज हो गया, आर एवरेज, ये तो हमने एवरेज निकाल दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा आर इंस्टेंटेनियस, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है वो कैसे निकालोगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, ये जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम होता है,
इसको हम मान के चलते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है, मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट को देखना चाहते हैं। सो डेल्टा टी हम अप्रोक्स जीरो कर देंगे, और जब हम डेल्टा टी को लगभग जीरो कर देते हैं तो ये बन जाता है डी आर अपॉन डी टी, डिफरेंशियल चेंज इन रेट। इसे हम डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। डी आर अपॉन डी टी मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, जब टाइम में बहुत थोड़ा सा चेंज आया उस टाइम रेट, उस टाइम रिएक्टेंट में कितना चेंज आया। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट, मैंने ये नहीं बोला है जीरो के इक्वल हो जाता है, जब डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, उस टाइम हमारा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या हो जाता है, डी आर बाई डी टी हो जाता है। समझ आया। और इसी चीज को डी आर बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहेगा एवरेज रेट कैलकुलेट करो तो आप कैसे करोगे, आप डेल्टा आर बाय डेल्टा टी कर दोगे, डेल्टा आर मतलब आर टू माइनस आर वन आप कर दोगे, और डेल्टा टी मतलब आप टी टू माइनस टी वन कर दोगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहेगा इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करो, तब आप क्या करोगे, डी आर बाई डी टी करोगे। अब ग्राफ से समझते हैं कि डी आर बाई डी टी होता क्या एग्जैक्टली। देखिए, डी आर बाई डी टी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द ग्राफ। अब आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, है ना, ये आपको ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ पे किसी टी टाइम पे हमें रेट निकालना है, टी टाइम पे। तो आपको करना क्या है, उस टी टाइम पे आपको यहाँ पे एक स्लोप, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट मतलब, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए टेंजेंट क्या होती है। तो देखिए, मान के चलिए ये मेरा एक ग्राफ है, और मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस टी टाइम पे मुझे रेट कैलकुलेट करना है। तो इस टी टाइम पे, इस ग्राफ पे क्या करोगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे जो इस पॉइंट को टच कर रही है, यहाँ पे इस पॉइंट को। समझ आया। आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे जो यहाँ पे ग्राफ को टच कर रही है, और फिर आप इस टेंजेंट का क्या निकाल लोगे, आप इस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करोगे। स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है कि इस लाइन पे आप इस तरीके से दो पॉइंट ले लोगे और आप इसका स्लोप निकाल लोगे, और इसका जो स्लोप निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड, वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको देगा। ठीक है, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है किसी भी ग्राफ पे, तो आपको करना क्या है, जिस टाइम पे आपको निकालना है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे, उस टाइम पे आपको एक क्या करना है, ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और आपको उस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करना है। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बिल्कुल ईजी है स्लोप कैलकुलेट करना। देखिए, तो ये जैसे मेरा ग्राफ है, मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे वो निकालना है, रेट निकालना है। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और इस टेंजेंट का मैंने स्लोप निकाल लिया। तो देखिए, यहाँ पे ये डी टी हो गया, स्मॉल चेंज इन टाइम, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या हो गया, डी आर हो गया। तो ये आप देख सकते हो, इस पॉइंट के सामने आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसी तरीके से इस वाले पॉइंट के सामने आपको ग्राफ पे वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आपका डी आर हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला टाइम आपको टी टू देगा, ये वाला टाइम आपको टी वन देगा, मतलब ये आपको डी टी देगा। डी टी कैसे कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट का टाइम माइनस इस पॉइंट का टाइम, ग्राफ से आप देख लोगे तो डी आर बाई डी टी आप कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आप ऊपर देख सकते हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कराए, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मेरा यहाँ पे डेल्टा टी जीरो हो जाता है, अगर मेरा टाइम लगभग जीरो हो जाता है, तो उस टाइम एवरेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट में। ठीक है, अगर मेरा टाइम जीरो अप्रोच कर जाता है, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो एवरेज रेट क्या हो जाता है हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है। और इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस से, डी आर बाई डी टी, डी अपॉन डी टी से शो करते हैं। तो एवरेज को डेल्टा साइन से शो करते हैं, और इंस्टेंटेनियस को हम डी बाई डी टी से शो करते हैं, डी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। अब आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, तो हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है 0 सेकेंड, 200 सेकेंड, 400 सेकेंड, इस तरीके से, और वाई एक्सिस पे हमारी कंसंट्रेशन है। ठीक है, C4H9Cl, तो हमारी इसके यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये हमारा ब्यूटाइल क्लोराइड है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है जीरो कंसंट्रेशन, 0.02, 0.04, इस तरीके से। वाई एक्सिस पे तो इसकी कंसंट्रेशन है, और एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दे रखा है। इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है, कब, जब टाइम 600 सेकंड है। तो देखो, ये रहा टाइम 600 सेकंड, तो यहां से आपको करना क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है ग्राफ पे।
टेंजेंट क्या होती है? जो ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे टच करती है। और किस पॉइंट पे टच करती है? जिस पॉइंट पे आपको रेट निकालना है। तो यहाँ पे आपने एक टेंजेंट बना दी और इस टेंजेंट का आपने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। तो देखो ये रही मेरी टेंजेंट और ये मैंने यहाँ पे स्लोप बना दिया इसका। अब ये कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप डेल्टा आर निकाल लोगे और यहां से आप इस डिफरेंस को लेके डेल्टा टी निकाल लोगे। जैसे ये वाला पॉइंट किस पे है? 800 पे है। ये वाला पॉइंट किस पे? आपका 400 पे है। तो 800 माइनस 400, ये तो आपका टाइम में चेंज आ गया है ना। देखिए यहां पे, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे मैं आपको वो बता रहा हूं। तो ये वाला पॉइंट 800 पे है, ये वाला पॉइंट 400 पे है। ठीक है, तो आपका जो dt हो जाएगा, dt वो कितना हो जाएगा? 800 माइनस 400 हो जाएगा। और आपको जो dp निकालना है, dp वो कैसे निकलेगा? इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू आपको देखनी है ग्राफ से, वो आपको पता लग जाएगा। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ से वैल्यू देखनी है। फिर इन दोनों को माइनस कर दोगे, आपको dp मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी रेट कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ले रखे हैं, कुछ रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस का आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कोई भी रिएक्शन दी गई है, आपको उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे ऊपर एग्जाम्पल देखिए, Hg आपका मरकरी होता है। मरकरी रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म मरकरी क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, तो मरकरी की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुई और मरकरी क्लोराइड बना दिया। अब देखिए एक वर्ड यहां पे यूज कर रहे हैं, सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट। ये जो सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है ये क्या होते हैं? अब आप मेरे को ये बताइए, मरकरी के सामने कितना है? 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ मरकरी रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मरकरी क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों के 1 मोल है। तो ये जो होते हैं, ये जो कॉफिशिएंट होते हैं, इन्हीं को हम सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। समझ आ रहा है? जैसे इस रिएक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के आगे कितना है? 2 लिख रहा है, तो सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 हो गया। हाइड्रोजन के आगे 1 है, तो सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 हो गया। आयोडीन के सामने 1 है, तो सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है, तो ये जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के सामने नंबर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनके सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलते हैं। देखिए तो अब आपके पास रिएक्शन है, मरकरी रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, अब आपको इस रिएक्शन का रेट लिखना है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक तो मरकरी है, एक क्लोरीन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज के बराबर होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मरकरी इज द रिएक्टेंट एंड क्लोरीन इज द रिएक्टेंट। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, एक तो मरकरी एक क्लोरीन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी अपॉन टाइम। इसी तरीके से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2। तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, नेगेटिव साइन लगा देना क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती है, और इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, आप रिएक्टेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे। उसके बाद देखिए यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी। अब देखो यहां पे सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 1 1 थे, तो रेट हमने यहाँ पे रेट सिंपली लिख दिया। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितने? 2 हैं, हाइड्रोजन के 1 है और आयोडीन के 1 है। अगर यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पे देखो हम करेंगे क्या? जो भी हमारे सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं हम रेट को उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपको इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो कैसे लिखोगे? जो रिएक्टेंट है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके सामने सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 2 है, तो हम इसके रेट को यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आया है, मतलब कुछ नहीं आया। और आयोडीन का भी आगे 1 है, तो ये भी डायरेक्टली लिख दिया। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो जो भी हमारा सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है हम कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के साथ उसको डिवाइड करके लिखते हैं। ठीक है, हम रेट में उस चीज को डिवाइड कर देते हैं।
ये लिखना आना चाहिए आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 ब्रोमाइड आयन प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6 हाइड्रोजन पॉजिटिव, और ये तीनों मिलके, ये तीनों रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं 3 ब्रोमीन प्लस 3 वाटर, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ब्रोमाइड आयन है, इसके सामने सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है, 5 है, तो आप यहाँ पे 1/5 कर दोगे, मतलब 5 से डिवाइड कर दोगे आप इस रिएक्टेंट के रेट को। यहाँ पे जो ब्रोमाइड BrO3 है, इसके आगे सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव है, उसके आगे सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 6 है, तो आप यहाँ 6 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है Br2, उसके जो सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो 3 है, तो आप यहाँ 3 से डिवाइड कर दोगे। और वाटर का जो सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ भी आप 1/3 कर दोगे। तो जब भी आप किसी रिएक्शन का रेट लिखोगे और अगर उसके आगे सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 से कुछ अलग है, मतलब एक्सेप्ट 1, 2, 3, 4 या कुछ भी है, तो जब भी आप रेट लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखोगे, 1/, करके लिखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में अगर ऐसा नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे हम सब चीज समझ लेते हैं जो भी हमने कराए। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन CCl4, ये टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एट 318 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन हैज बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज 2.33 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 184 मिनट्स इट इज रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर। तो देखिए पहले जो कंसंट्रेशन थी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की वो कितनी थी, 2.33, और जैसे ही 184 मिनट्स हो गए, 184 मिनट बाद जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई, कितनी हो गई, 2.08 मोल पर लीटर हो गई। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो इतनी है 2.33, फाइनल कंसंट्रेशन इतनी है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और ये रिएक्शन इस तरीके से हुई है, आप देख सकते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो देखिए हमें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में। बहुत आसान है, आपको पता है, आवर से मिनट में जाते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनट से सेकंड में जाते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में NO2 का प्रोडक्शन का रेट बताना है, किस रेट से NO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। सो सिंपल, आपको रेट लिखना आता है ना। तो देखिए 2N2O5, तो आपकी यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप की है, देखिए आपके पास है यहाँ पे 2N2O5, तो ये जो 2N2O5 है ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, 4NO2 में हो रहा है, और प्लस O2 में यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा इसका रेट लिखो, तो रेट कैसे लिखोगे, आपको पता है, माइनस जो भी सेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे 1/2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है, इक्वल टू इसी तरीके से 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ये कर दोगे अपॉन जो भी टाइम है डेल्टा T टाइम में, और इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन टाइम। इस तरीके से आप रेट लिखते हो, ठीक है ना, नीचे डेल्टा T भी आएगा, टाइम भी आएगा, जो भी टाइम है। अब देखो मैं आपको बताता हूं ये करा कैसे इन्होंने। देखिए सबसे पहले इन्होंने रेट कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता है N2O5 का रेट कैसे निकालोगे, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में डेल्टा T करके, नेगेटिव साइन आपको लगाना है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी आपकी, 2.33 थी, फाइनल कितनी हो गई, 2.03 हो गई। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं जब भी हम चेंज निकालते हैं, तो 2.03 माइनस 2.33, और कितने टाइम में चेंज हुआ ये, 184 मिनट्स में। तो डेल्टा T कितना हो गया, 184 मिनट्स हो गया। इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लोगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी 6.79 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। देखिए यहाँ पे आपने 184 मिनट लिया हुआ था, तो यहाँ पे पर मिनट आ गया। इसको आप पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये पर आवर में आ जाएगा। और अगर आपको ये सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इस मिनट वाली इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, मिनट से सेकंड में जाना या सेकंड से आवर में जाना आपको सब आता है, आप कर सकते हो। लेकिन आपको मेन चीज क्या समझनी है
कि रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है। मैंने आपको बताया था जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको हम 1 अपॉन करके लिखते हैं। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई और आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल भी दे रखी है और फाइनल भी दे रखी है, आपको बस माइनस करना है। उसके बाद एक चीज और रह गई, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 का रेट निकालना है तो हमें आता है लिखना। रेट क्या होता है, रेट को हम तीनों की टर्म्स में लिखते हैं, तो आप NO2 की टर्म्स में कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू 1/4, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी टाइम में। अब देखिए यहां पे रेट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि रेट इन सबके इक्वल होता है ना, तो रेट हम पहले निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं, ये रहा 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। तो इतना रेट हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहां पे 4 से इस रेट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हो 4 से इन्होंने इस रेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पता लग जाएगा। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे रेट कितना है आपका, रेट इक्वल टू 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 है यहाँ पे आपका, अपॉन डेल्टा टी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस 4 को R से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 4R हो जाएगा, इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन में डेल्टा टी आ जाएगा। तो R आप निकाल चुके हो अभी, ये जो आपने एवरेज रेट निकाला है दिस इज R, तो ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो इसको यहां डाल दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम, तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी निकल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन NO2, जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। लास्ट में क्वेश्चन के देखो ये रहा व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। तो ये बहुत ईजी है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, देखिए ये बहुत सिंपल है, आप खुद भी सोच के बता सकते हो यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। तो आपको पता है हम रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। सो हमारा जो रेट होता है R, रेट तो देखिए जो R है हमारा रेट है, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखिए ऊपर क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर मतलब लीटर इनवर्स हो गया, और नीचे डेल्टा टी है, और डेल्टा टी मतलब टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, है ना। तो ऊपर तो हमारा क्या हो गया, मोल पर लीटर मतलब नीचे लीटर आ गया, और डेल्टा टी की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो रेट की यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स। समझ आया। तो द SI यूनिट ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। ओके।